अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। अली बुखारी अपने आज के प्रोग्राम को बहुत देर से शुरू करते हुए आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम शुरू करने में देर करने में मेरी गलती है, कुछ ट्रैफिक में फंस गया था। आज ईस्ट लंदन से आ रहा था बिकॉज अब मैं मंडेज़ और ट्यूसडेज़ दोनों ईस्ट लंदन ऑफिस में करता हूँ, तो इसलिए वहाँ से आते हुए थोड़ी देर हो गई। माज़रत चाहता हूँ, लेकिन अभी हमारी पहली ब्रेक गुजर चुकी है। आज के इस प्रोग्राम में अब जब मैं काम शुरू करूँगा अपना, तो पहले अपने सिर्फ आपको वो कुछ अपडेट दे के अपना टाइम टेबल बता के और फिर सीधा कॉल्स की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, जो हमारा प्रोग्राम है इस हफ्ते का, इंशाल्लाह कल के दिन ट्यूसडे को इल्फर्ट में लोगों से मुलाकात होगी, वेंसडे को हस्ब मामूल हम आपको साउथ हॉल में मुलाकात करेंगे और थर्सडे को इंशाल्लाह दोबारा मैनचेस्टर में लोगों से मुलाकात होगी। अब मैं हर हफ्ते का प्रोग्राम ऐसे बना रहा हूँ कि हम मंडेज़ और ट्यूसडेज़ इल्फर्ट में कर लें और उसके बाद वेंसडे को साउथ हॉल और फिर थर्सडे को वहाँ पे चले जाएं। फ्राइडे एक वो दिन बचता है जहाँ हम यूरोप की बात करते हैं और उसी पॉइंट के ऊपर मैं अब आना चाह रहा हूँ। मेरे पास अब बेतहाशा कॉल्स आती हैं, बहुत सारे लोग अब फ़ोन करते हैं यूरोप के लिए पता करने के लिए, और सबका सवाल एक ही होता है कि जी यूरोप में क्या हो सकता है, कोई मेरे लिए काम बन सकता है? हर काम हर एक के लिए किया जा सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। अब मुझे आपकी एजुकेशन का पता होना चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट क्या पॉसिबल है उसका पता होना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस क्या है उसको देखना है, आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्या कोई आपका फैमिली मेंबर यूरोप में कहीं मौजूद है जिसके ऊपर काम हो सकता है, उसको देखना है। इन सब चीज़ों को देखते हुए, आपकी एजुकेशन, आपकी डिग्रीज को देखते हुए उसके ऊपर बड़ा कुछ किया जा सकता है। ब्लू कार्ड स्कीम मौजूद है, डिफरेंट गोल्डन वीज़ा स्कीम है, वो वर्क परमिट्स के ऊपर जिस तरह काम होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स की आती है, प्रॉपर्टी खरीदने पे होता है, बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं। इनके ऊपर मैं इतनी रिसर्च अब कर चुका हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह एक थोड़ा सा अबूर हासिल हो गया है कि अब मैं आपको इस पर जवाब दे सकता हूँ। फ्राइडेज़ को मैं जो अपॉइंटमेंट्स करता हूँ, मैं मोस्टली फ़ोन कंसल्टेशन या स्काइप कंसल्टेशंस करता हूँ। उसका मकसद ये नहीं कि मैं आपसे मिलना नहीं चाहता, उसका मकसद ये है कि मैं ज़्यादा एक काम की बात आपके साथ डायरेक्टली कर सकता हूँ, कुछ टाइम वेस्ट किए बगैर। और इस कॉन्सेप्ट को मैं अपनी बाकी अपॉइंटमेंट्स के ऊपर भी करना चाह रहा हूँ। मुझे इसके ऊपर बताइएगा ज़रूर कि आप क्या सोचते हैं, बिकॉज अभी ये है कि माशाल्लाह डिमांड इतनी ज़्यादा है, इतनी सारी अपॉइंटमेंट्स एक दिन में बनी होती हैं जो फेस टू फेस बनी होती हैं कि उनको सबको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। आप फेस टू फेस बैठे होते हैं, बहुत सारी और बातें बीच में आ जाती हैं। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़रा कुछ मॉडर्न तरीके से अपनी लॉ प्रैक्टिस को चलाया जाए, स्टार्टिंग फ्रॉम पेपर फ्री ऑफिस जो हमने अब कर लिया है माशाल्लाह। अब बहुत जल्दी हमारी सारी फाइलें दफ्तरों से बिल्कुल गायब हो जाएंगी और सारे ऑफिस के अंदर सारा कुछ आपको अपने कंप्यूटर्स के ऊपर ही मिलेगा और हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम के ऊपर मिलेगा। दूसरी चीज़ जो मैं करना चाह रहा हूँ, मैं फेस टू फेस अपॉइंटमेंट्स को कम करके उसकी जगह ज़्यादा स्काइप कंसल्टेशंस टाइप चीज़ करना चाह रहा हूँ, बिकॉज ये जो अब हमारी आजकल का ज़माना है, आजकल का जो दौर है, आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर बैठ के कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, तो फिर क्यों ना हम उसको इस्तेमाल करें, जबकि बहुत सारी दुनिया के लिए वो सारी ऑप्शंस ओपन होते हैं। अभी मुझे आज किसी एक साहब का फ़ोन आया मिचम से, अब वो साउथ लंदन में बैठे हैं बेचारे और वो फ़ोन कंसल्टेशन मेरे साथ कर रहे हैं बिकॉज वो आ नहीं सकते। अब उनके साथ बात हो गई, सारी डिटेल में हमने डिस्कशन कर ली, सारा कुछ कर लिया। उसका मतलब ये नहीं कि कुछ उन्होंने मिस किया है, उसका मतलब ये कि हमने उस टाइम के अंदर जो हमने टाइम लगाया हर चीज़ को डिस्कस कर लिया इन ग्रेट डिटेल। यही शायद अगर वो आते, कितनी देर उनको लगनी थी, कितना खर्चा होना था, तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं। मैं सिर्फ इसलिए मेंशन करता जा रहा हूँ क्योंकि मैं एक नए तरीके से अपनी लॉ फर्म को चलाना चाहता हूँ और मैं आप लोगों के ओपिनियंस और आपके जो कमेंट्स हैं वो उसके ऊपर ज़रूर देखना चाहता हूँ। मुझे फेसबुक पर रब्ता कीजिएगा या ईमेल पर रब्ता कीजिएगा या फ़ोन करके या टेक्स्ट करके, जिस तरह से भी मुझे बताइएगा कि इस आइडिया के बारे में आपका क्या ख्याल है कि मैं हर रोज़ एक ही जगह बैठ के अपने सामने सारी स्क्रीन्स रख लूं और मैं वहां पे लोगों से बात करता रहा करूं, सारे दफ्तरों में या कहीं से भी कोई और फ़ोन करना चाहे तो वहां से मेरे से बात कर सकता है। मुझे इसके बारे में बताइएगा। नाज़रीन, अब अपने सीधा फ़ोन कॉल की तरफ चलते हैं। पहली कॉल लेते हैं। जी हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं अली भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत, बताइए। जी, मुझे 2 क्वेश्चन आपसे पूछने हैं। एक तो मुझे ये पूछना है कि हमने अपना केस जमा कराया था 7 साल के बिहाफ, मेरे बेटे को 7 साल हुए थे 2012 में। ठीक। तो हमने एप्लीकेशन डाली, फिर वो 2 साल चली, रिफ्यूज़ हुआ, कंसर्न ऑर्डर साइन हुआ और फिर रिफ्यूज़ करके अपील राइट दे दी उन्होंने। तो एक तो मुझे ये पूछना है कि मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सब अरेंज करने चाहिए अपने बेटे के, क्योंकि उसकी उम्र इस वक्त 14 ईयर है और वो जब वो आया था तो वो 5 साल का था। वेरी गुड। और जो दूसरा बेटा मेरा अभी 6.5 साल तकरीबन सितंबर में, अभी आप उसकी बात ना कीजिए, आपने मुझे एक का बताया वही काफ़ी है। अच्छा आप बताइए, आप पूछना क्या चाहती हैं?
और मैं पूछना ये चाहती हूँ कि मुझे, जैसे मेरा वकील ये बोलता है कि बैरिस्टर से मीटिंग जैसे मुझे करनी है, वो मैं करूँ कि ना करूँ, या फिर डायरेक्ट कोर्ट में हम मुझे मिलना चाहिए मुझे? जरूर करें जी मीटिंग, क्यों ना करें। मीटिंग करने से आपको पता मेरा होगा। वकील बोलता है मुझे कि नहीं, कोई इतनी खास जरूरत नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं, तो मुझे डाउट हो रहा है, इसलिए ओके, मुझे अच्छा, एक तो, और क्या पूछना है आपने, और बताइए। और डॉक्यूमेंट्स जो मुझे सारे जो लगाने हैं ओके, वो चलें, बच्चे के अब सारे आप पेन लगाऊंगी? पेपर पकड़ के बैठ जाइए, मैं आपको बताता हूँ, मैं आप गौर से सुनिएगा। नंबर वन, जो आपने बात पूछी कि जी वकील से आपकी मीटिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मैं कोशिश करता हूं कि हमारी फर्म के अंदर जो लोग आपकी केस को तैयार कर रहे हैं वही केस को जाके कोर्ट में रिप्रेजेंट भी कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मैंने अपनी सारी प्रैक्टिस हमेशा बिल्डअप ही इस चीज़ के ऊपर की कि एक केस को शुरू से लेकर चला, फिर कोर्ट में भी गया, जाके उसको रिप्रेजेंट किया। अब मेरे लिए कोर्ट जाना मुश्किल होता है, तो इसलिए जो मेरी टीम है उनके साथ भी हम काम इसी तरह से करते हैं कि वो आपके केस को शुरू से आखिर तक रेडी करते हैं और कोर्ट में जाकर रिप्रेजेंट करें, ताकि आपको अपने वकील के ऊपर एक कॉन्फिडेंस होता है कि ये बंदा मेरे केस को जानता है। मेरी शिकायत सिर्फ क्या होती है उन बैरिस्टर्स के साथ जो आपको बिल्कुल सुबह सुबह मिलते हैं वहां पे। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई अपना काम प्रोफेशनली नहीं करता, लेकिन कभी कभार कोई कोताही हो सकती है कि जब बैरिस्टर आपका वहां पे सुबह पहुंचता है तो शायद आपके केस के बारे में हर चीज ना जानता हो जिस तरह से आप चाहते हैं कि वो जानता हो। आपकी उसकी एक रैपो नहीं होती, आपकी उसकी एक कोई कनेक्शन नहीं होता। जबकि अगर आप पहले से उससे मिल चुके हों, आपकी कॉन्फ्रेंस हो चुकी हो, तो आप बहुत बेहतर महसूस करते हैं, क्योंकि आपको एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, मेरा बैरिस्टर या मेरा रिप्रेजेंटेटिव या मेरा सोलिसिटर या मेरा केस वर्कर मेरे केस के बारे में अच्छी तरह से जानता है और उसको अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर सकता है। सो मैं तो आपको ये कहूँगा कि अगर आप मिल सकते हैं तो ज़रूर मिल लीजिए। कई सोलिसिटर्स ऑब्वियसली आपको बैरिस्टर्स अपना एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे उसके लिए, क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम आपके साथ लगाना है। वो पैसे उनको देना बिल्कुल वर्थ इट होता है, क्योंकि अगर आप कॉन्फ्रेंस के लिए उनको पैसे पे करते हैं, वो आपके साथ आके बैठते हैं, अपना टाइम लगाते हैं, तो उसके लिए आपको चार्ज तो करेंगे। सो ये तो ये चीज़ होगी। दूसरी बात आपने पूछी कि जी डॉक्यूमेंट्स कौन से लगाने हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये याद रखिए, आपके बच्चे के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। आपका बच्चा 5 साल का था जब यहाँ पर आया, उसने अपने होश का सारा टाइम यहाँ पे गुजारा है। अब आपने बताया कि उसकी उम्र 14 साल हो चुकी है, यानी तकरीबन 9 साल उसने यहाँ पे गुजारे हैं। आपका तो वो प्राइम कैंडिडेट बनता है बच्चा, क्योंकि इसके अंदर एग्जैक्टली वही सारी बातें हैं जिसके ऊपर हम केसेस को आर्ग्यू करना चाहते हैं कि जी पहले 4-5 साल बच्चे के होश के नहीं होते, सब वो उसने अपनी कंट्री में गुजारे। जब उसको होश आनी शुरू हुई, जब वो दुनिया में बाहर जाना शुरू हुआ, तो वो यहाँ पे जो बाहर जाना शुरू हुआ, उसने यहाँ पे अपनी लिंग्विस्टिक स्किल्स डेवलप की, उसने अपनी सारी जो एबिलिटीज़, उनकी एकेडमिक एबिलिटीज़ कह लें, कोई और एबिलिटीज़ कह लें, सोशल एबिलिटीज़ कह लें, वो सारी की सारी यहीं पे डेवलप हुई। अब जो यहाँ पे वो काम करता रहा अपने स्कूल के अंदर, बाकी बच्चों के साथ खेलना, उठना, कूदना, बैठना, जो कुछ भी कर रहा है, वो सब कुछ यहाँ के बच्चों के साथ डेवलप हुआ। सो आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, मैं आपको अभी कोई लिस्ट तो नहीं कर सकता, बिकॉज हर केस के डॉक्यूमेंट्स उसके मुताबिक होते हैं। जनरली आपको अपने बच्चे के सारे स्कूल के डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। अब उसमें वो लेटर काफ़ी नहीं है कि जी ये बच्चा इस डेट को यहाँ पे आया था, ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है और इस डेट को इसकी एडमिशन हुई थी यहाँ पे, एंड दैट्स इट। नॉट इनफ। आपको जो चाहिए, आपको पूरा एक परफॉर्मा अपने स्कूल के हेड टीचर से या उसके टीचर से लेना चाहिए, जिसमें लिखा हो कि जिस बच्चे को अगर वापस भेज दिया जाता है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इसकी लाइफ पे कैसा असर होगा, वो सारी चीज़ें उसके अंदर हों। सोशल वर्कर की रिपोर्ट साथ लगा लीजिएगा, और जो जो फोटोग्राफ्स वगैरह हों, सारे देसी बच्चे जमा करके नहीं, कोई गोरे गोरे काले चीनी बच्चे भी जमा करके बीच में करें, जिससे कि पता चले कि जी हाँ, ये बंदा, ये फैमिली या ये बच्चा हर तरह के लोगों में उठता बैठता है। सो उसमें फ़ायदा आपको क्या होता है कि आप जब जज के सामने जाते हैं तो आप प्रूव कर सकते हैं कि बच्चा ट्रूली मल्टी कल्चरल हो चुका हुआ है और इसको उसकी बेस पे यहाँ पे रहने की इजाज़त मिलनी चाहिए, और इसको अगर यहाँ से निकाला जाता है तो इसके साथ ज़्यादती होती है। अपने वकील साहब से कहें, एक तो ये उनकी बात से मैं बिल्कुल इख्तिलाफ करता हूँ कि आपको बैरिस्टर से मिलने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़रूर आपको मिलना चाहिए। और सेकेंडली, आई डोंट नो वो एविडेंस कैसा तैयार कर रहे हैं कि अगर आपको अभी तक एविडेंस के बारे में नहीं पता, जो मैंने बताया है उन सब चीज़ों को कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपका केस अच्छी तरह होना चाहिए। ये याद रखें, अब आपका वक्त है अपना केस जीतने का। अब इस पे कंजूसी नहीं करनी, अब इसके ऊपर ये नहीं करना कि अच्छा अब क्या वकील बदलें या अब क्या करें या अब कोई बात नहीं, चलो वो जानते हैं, नहीं, अपनी तसल्ली करें ठोक बजा के, उसके बाद केस में आपने कोर्ट में जाना है, क्योंकि ये मौका है आपका। अगर यहां से आप रिफ्यूज हो गए तो लंबा पड़ जाएगा केस आपका और आप फिर बहुत ज्यादा ख्वार और होते रहेंगे। आपने अपना मुश्किल वक्त गुजार लिए, अब आपका केस जीतने का टाइम है। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। मेरा सवाल ये है कि दो क्वेश्चन है मेरे, बहुत क्विकली बताइए। क्वेश्चन फर्स्ट ये है कि मैं ILR पे हूँ, क्वाइट रिसेंटली मुझे ILR मिला है, और उसमें लास्ट ईयर मेरी एक ट्रैफिक ऑफेंस भी हुई थी, जिसको मैंने कोर्ट में चैलेंज किया था, फिर उसको मैंने ILR की एप्लीकेशन में डिक्लेयर भी किया था।
और पेनल्टी, फाइनेंशियल पेनल्टी मुझे मिली थी, फिर वो मैंने पे की थी ऑन टाइम ताकि वो केस रफा दफा हो सके। और ILR एप्लीकेशन मैंने उसको डिक्लेयर किया और मुझे ILR मिल गया, और मैंने अपना जो CRB है, जो भी है डॉक्यूमेंट्स, वो भी अपने चेक किए पुलिस वगैरह के साथ, तो वो भी क्लियर निकले। ठीक है। क्वेश्चन मेरा ये है कि जब मैं नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करूंगा तो विल इट अफेक्ट माय नेचुरलाइजेशन या नहीं, सेम ILR की तरह ये ट्रीट होगा? जी ठीक है। क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 ये है कि क्या मैं इमीडिएटली नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं? डू आई हैव टू स्टे फॉर 12, डू आई हैव टू वेट फॉर 12 मंथ्स और स्पेंड? आपको जो इंडेफिनिट लीव मिली है वो किस बेस पे मिली है? Tier 1 जनरल पे। Tier 1 जनरल पे, ओके फाइन। फिर तो आपको 1 साल वेट करना है। अच्छा जी बताइए, एनीथिंग एल्स? अच्छा, उसमें ये कि सेकंड क्वेश्चन ये कि मुझे जैसा आपने कहा कि 12 मंथ्स वेट करना है, ठीक है, तो मैं ये इस कंट्री में 12 ईयर से लॉफुली मतलब रह रहा हूँ जी, तो मैं इमीडिएटली अप्लाई नहीं कर सकता इस सिलसिले में? आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड दैट क्वेश्चन सर। मैंने आपको जवाब ये दिया कि आपको जब इंडेफिनिट लीव मिलती है उसके 1 साल बाद आप अप्लाई कर सकते हैं नेचुरलाइजेशन के लिए, चाहे आप 10 साल से यहाँ पे हैं, चाहे 15 साल से यहाँ पे, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। और कुछ चीज? और जो ट्रैफिक ऑफेंस थ्रू कोर्ट जो है, ट्रैफिक ऑफेंस, सॉरी व्हाट? जो कोर्ट के थ्रू ट्रैफिक, जी मैं उसका जवाब देता हूँ, आप सुन लीजिएगा, मैं उसका जवाब देता हूँ। एक चीज याद रखें, आप जब नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, दिसंबर 2014 से पहले बिल्कुल एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता था जिसको देखा जाता था। उसमें यह था कि अगर आपकी कोई कन्विक्शन है, अगर वो कन्विक्शन आपकी स्पेंट हो चुकी है, बात खत्म हो गई। अगर एक कन्विक्शन है, आपने उसको सिर्फ डिक्लेयर कर दिया और आपने बता दिया उसके बारे में, एंड देयर इज नो इश्यू विद दैट, बात खत्म हो गई। अब उन्होंने ये कर दिया है कि अब वो आपके पिछले 10 साल का पूरा रिकॉर्ड देखते हैं और वो ये कहते हैं कि जी आपने कहीं पे भी कोई भी ऐसी चीज की हुई हो जिसको हम कंसिडर करते हैं कि इट इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ अ गुड कैरेक्टर, तो वहां पे हम आपको रिफ्यूज कर सकते हैं। अब उसमें मैं आपको डराना नहीं चाहता ये कह के कि नहीं जी आपकी ट्रैफिक कन्विक्शन है, कोर्ट से है, ओए होए ये तो आपको रिफ्यूज कर देंगे, नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं आपको वार्निंग जरूर देना चाहता हूं कि आपको पता हो कि दिसंबर 2014 ऑनवर्ड्स इस चीज को वो इशू बना सकते हैं। आप उसको कंपेयर कर रहे हैं ILR के साथ, और मैं आपको कहूंगा कि जी होना तो ऐसे ही चाहिए कि ILR के अंदर अगर आपने उसको डिक्लेयर किया और आपको कोई इशू नहीं हुआ तो यहां पे भी आपको इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में जो चीज़ चलती है, ILR को वो डिफरेंट तरीके से डील करते हैं और नेचुरलाइजेशन को डिफरेंट तरीके से डील करता हूँ। जो बॉटम लाइन आती है यहाँ पे वो ये है, आपने इतने साल इंतजार करने के बाद, ILR मिलने के बाद आपने नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई तो करना ही करना है। सो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, यू विल लूज योर फी अगर कोई बहुत बुरी खबर भी आती है तो, और कोई चीज़ आपके खिलाफ तो नहीं जाती ना। सो आप अप्लाई तो करें, इसके ऊपर अपना पूरा डिक्लेयर करें, उसके अंदर हर इन्फॉर्मेशन देनी है आपने। कहीं पे कोई चीज़ ऐसी नहीं निकलनी चाहिए कि वो कहें देखें जी ये चीज़ आपने डिक्लेयर नहीं की और हमने पकड़ ली। वो चीज़ जहाँ पर आती है तो फिर तो आपके नेचुरलाइजेशन को बिल्कुल ही मार देते हैं। बट इफ़ यू डोंट हैव एनी इश्यूज लाइक दैट, आप उनको सब कुछ डिक्लेयर कीजिए, बताइए कि आपने अपनी इंडेफिनिट लीव के वक्त भी इसको डिक्लेयर किया था, देयर इज नो इशू। आपका गुड कैरेक्टर इसलिए है कि इसके अलावा आपका कोई इशू नहीं है। और ये भी चीज़ आपने कोर्ट में इसीलिए चैलेंज की थी कि यू डिड नॉट बिलीव कि ये चीज़ सही थी। सो आप उसको पूरा अपना केस बना के प्रेजेंट कीजिए और होपफुली देन देयर शुड नॉट बी एनी इश्यूज। लेकिन आपको मैं ये वार्निंग जरूर देना चाहता था कि आपके दिमाग में एट द बैक ऑफ योर माइंड ये होना चाहिए कि ये एक इशू भी हो सकता है। द अदर थिंग यू कैन ऑल्सो डू इज कि आपने अपना जब केस डालना है, अपना पूरा सारे का सारा जो उनकी गाइडलाइंस हैं उसको वर्ड बाय वर्ड अच्छी तरह से पढ़िएगा, समझिएगा, और फिर देखिए कि आपके ऊपर कहाँ पे क्या चीज़ अप्लाई होती है। फिर अगर आपको लगता है किसी ब्रॉड कैटेगरी के अंदर आप आते हैं, फिर आप किसी वकील से मशवरा कर सकते हैं, मेरे से मशवरा कर सकते हैं कि उसको किस तरह से डील करना है, एंड देन वी कैन लुक इनटू दैट, और आपको ज़्यादा बेहतर उसमें गाइड कर सकते हैं। अभी जो आपने मुझे बात बताई उसमें मुझे ये लगता है कि इशू बन भी सकता है, बनना नहीं चाहिए लेकिन बन भी सकता है। सो एज अ जनरल रूल मैं जो कहता हूं कि अगर आपकी कोर्ट से कोई क्रिमिनल कन्विक्शन होती है, जो आपकी एक ट्रैफिक कन्विक्शन को भी एक क्रिमिनल कन्विक्शन के तौर पे कंसिडर किया जाता है, अगर वो चीज़ है तो उसमें वो आपको तंग कर सकते हैं। लेकिन आपने बताया कि ये सारी कन्विक्शन आपने डिक्लेयर करके इंडेफिनिट लीव भी आपको मिली है और उसमें कोई मसला नहीं हुआ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपकी थोड़ी सी होप बढ़ जाती है कि होपफुली इसमें आपको इशू नहीं होगा। बिकॉज कुछ पता नहीं, होम ऑफिस ने फिर कुछ अपना चेंज कर दिया हो, अपना क्राइटेरिया चेंज कर दिया हो जिसमें उन्होंने इंडेफिनिट लीव के लिए आपको तंग नहीं किया इस चीज़ के ऊपर। अदरवाइज आई वुड हैव थॉट कि वो इसमें आपको तंग करते। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक जी। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो जी, वास्ताम जी, बुखारी साहब कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जनाब।
अच्छा बुखारी साहब, मेरे 3 सवाल हैं जी। एक सवाल है, हमें 3 साल की मिली थी डिस्क्रिशनरी लीव, तो हमने अभी दूसरी, मुझे एक फाइन हुआ था 787 का, तो कोर्ट में, तो वो मेरा टेक वे है, तो कौंसिल लेके गई थी, वो फ्रिजों के टेम्परेचर नहीं ठीक आ रहे थे। अच्छा, तो आया कि ये मेरे इफेक्ट होगा, लेकिन इसको भी 2 साल के हो जाने हैं जब हमने इंडेफिनिट अप्लाई करना है। ठीक है। और दूसरा सवाल जी? और दूसरा ये है कि हमने लाइफ इन द यूके टेस्ट किए हुए थे 2010 में, हाँ, तो आया कि हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ हमें B1 ही करना पड़ेगा। ओके। और तीसरा ये है कि जब अभी आपने बताया था कि वो जो नेशनैलिटी वाला है 10 साल का, वो हम पे लागू होगा। अच्छा, चलें, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया। यू वेलकम जी, और बहुत शुक्रिया, आपने सवाल इतने सही तरीके से फ़ौरन पूछ लिए, मैं उसी के मुताबिक आपको जवाब दे देता हूँ। जो पहला सवाल है जी कि 3 इयर्स की आपको डिस्क्रिशन लीव मिली थी, आप दूसरी डिस्क्रिशन लीव के ऊपर 3 साल की और आपको मिल चुकी है, और आपको फिक्र ये है कि जी 787 का आपको फ़ाइन हुआ था, क्या उसमें आपको मसला होगा? ये फ़ाइन आपको काउंसिल की तरफ से हुआ था, इसको मैं एज अ क्रिमिनल कन्विक्शन शायद काउंट नहीं करूँगा, सो इंशाल्लाह इसमें आपको मसला नहीं होना चाहिए, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन दिखा दीजिएगा अपना पेपर किसी को कि आपकी कन्विक्शन देख के, उसका जो कोड है उसको देख के उसमें देख लें कि उसको किस तरह से काउंट किया जाता है। लेकिन आई डोंट थिंक इसमें कोई मसला होना चाहिए। इन एनी इवेंट आपने इसको डिक्लेयर करना है जब आप इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करते हैं, पूरी डिटेल्स इसकी दीजिए और वहां पे बताइए कि सिर्फ एक फिक्स पेनल्टी हुआ था, एक फाइन हुआ था और कुछ नहीं हुआ था। ये आपके पहले सवाल का जवाब हो गया। दूसरा सवाल आपका लाइफ इन द यूके टेस्ट आपने किया था 2010 में, क्या वो अभी भी वैलिड है या आपको B1 सिर्फ करने की जरूरत है? मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि होम ऑफिस के साथ कोई पंगा ना लीजिए, अपने लाइफ इन द यूके टेस्ट भी कर लीजिए और B1 लैंग्वेज टेस्ट भी अपना कर लीजिए, सो दैट आपकी लेटेस्ट चीज़ें होम ऑफिस के पास जा रही हों। हाँ, आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि जी मैंने उस वक्त लाइफ इन द यूके किया था तो वो वैलिड होना चाहिए, ये वो सारी चीज़ें की जा सकती हैं। लेकिन मेरी बेस्ट प्रैक्टिस जो होती है वो ये होती है कि बजाय इसके कि आप एक मुश्किल सिचुएशन को आर्ग्यू आउट करें, आप उस सिचुएशन को अगर आसान बना सकते हैं थोड़ी सी मेहनत करके, तो क्यों नहीं। सो आपकी ऑब्वियसली इंग्लिश उस लेवल की होगी कि आपने पहले भी टेस्ट किया था, अब आपने B1 भी करना है, तो आपको लाइफ इन द यूके में भी कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। मेरा मशवरा यही होगा कि अपने लाइफ इन द यूके टेस्ट एक और कर लीजिए, वेदर नॉट कोई आपको कहता है कि ये वैलिड है या नहीं है। नंबर 3 आपका सवाल कि जी जो नेचुरलाइजेशन के लिए आपने अप्लाई करना है, क्या उसमें यह फ़ाइन आपको तंग करेगा? मेरा नहीं ख्याल कि ये फ़ाइन उसमें आपको तंग करेगा, क्योंकि अगेन मुझे नहीं लगता कि कोई कोर्ट की कन्विक्शन है ये। आई वुड टेक इट एज अ फिक्स्ड पेनल्टी, सो इंशाल्लाह इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई वो इशू उठाते हैं तो आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने शायद पिछले साहब को नहीं बताई, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ ताकि सबको सुनने में फ़ायदा हो जाए। अगर आपको किसी वजह से वो रिफ्यूज़ करते हैं नेचुरलाइजेशन, तो उसका रीज़न ज़रूर देखें कि जी रीज़न क्या है। क्या उन्होंने आपको अगर ये कह के रिफ्यूज़ किया कि आपका कैरेक्टर ठीक नहीं है, तो क्या आप उसको सिर्फ एक्सेप्ट करके बैठ जाएंगे या आप उसको चैलेंज कर सकते हैं? मेरा मशवरा यही होगा कि अगर आपको लगता है कि उन्होंने फैसला गलत किया है तो उसको 100% आप ज़रूर चैलेंज कीजिए। उसको आप जुडिशियल रिव्यू में लेके जा सकते हैं, उसके अंदर आप रिव्यू करवा सकते हैं, जो भी आपने करना है आप उसको, अगर आपको महसूस होता है कि वो ठीक नहीं है, 100% उसको चैलेंज कीजिए, क्योंकि जब तक आप चैलेंज करेंगे नहीं उस चीज़ को हटाया नहीं जा सकता। ये बात मैं रोज सारा दिन खपता रहता हूँ इस चीज़ के ऊपर, लोगों को बताता रहता हूँ कि भाई अगर आपको लगता है कि एक चीज़ गलत है, एक चीज़ की ज्यादती हुई है आपके साथ, तो उसको चैलेंज ज़रूर करो। और कमाल की चीज़ देखने में ये मिलती है कि जो चैलेंज करने वाली चीज़ें होती हैं अक्सर लोग उसको नहीं करते, और जहाँ पे कोई जान नहीं होती लोग कहते हैं अच्छा जी मैं कोर्ट ऑफ अपील जा सकता हूँ, उसमें कोई सेंस ही नहीं बनती। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो सर, अगला सवाल दे दे मुझे जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अली बुखारी साहब बात करें? बोल रहा हूँ जी। मैं जमाल बात कर रहा हूँ लंदन से जी। एक्चुअली मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं। मैंने 10 इयर्स की बेसिस पे ILR अप्लाई किया है। हेलो जी जी बताइए। जी मैंने 10 इयर्स की बेसिस पे ILR अप्लाई किया है, तकरीबन 3 मंथ्स हो चुके हैं। ठीक। मेरे फिंगरप्रिंट्स वगैरह सब हो गए हैं। मैं HSMP पे था, मगर मेरे HSMP के 5 इयर्स 2016 में पूरे हो रहे थे, जनवरी 2016 में, मगर उससे पहले मुझे 10 इयर्स हो गए, तो मैंने ILR अप्लाई किया। मेरा क्वेश्चन मेरी डिपेंडेंट से रिलेटेड है। मेरी मिसेज 2009 में मेरी डिपेंडेंट आई थी यहाँ पे, उस वक्त उन्हें 1 साल का PSW पे वो डिपेंडेंट रही, और अब वो 4.5 साल से HSMP पे डिपेंडेंट थी, तो उनको 5.5 साल हो चुके हैं यहाँ पे। मैंने आपसे पूछना ये था कि मुझे उनका कौन सा वीजा अप्लाई करना है। मुझे 1-2 सॉलिसिटर्स ने बताया था कि FLRM पे स्विच करना है, और कुछ कह रहे हैं आप डायरेक्ट इंडेफिनेट अप्लाई कर सकते हैं, तो मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। अगला सवाल बताइए जी। अगला सवाल बताइए।
दूसरा क्वेश्चन, जब मैं उनका FLRM पे अगर मैं स्विच करता हूं तो मुझे 18,600 शो करना, तो आया उसमें हम दोनों अपनी सैलरी को कंबाइन कर सकते हैं? मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं और वो जॉब कर रही हैं। ठीक है। और रिलेटेड था कि मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स, अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अप्लाई करता हूँ 18,600 शो करने के लिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे अटैच करने पड़ेंगे एप्लीकेशन के साथ? अच्छा। और आया उनको इंडेफिनेट मिल जाएगा FLRM के बाद, या उनको 5 years वेट करना पड़ेगा? आपने सारा कुछ तो पूछ लिया, फॉर्म भी फिल करके दिखा लेना था, यहीं पे मैं चेक कर लेता इसको। चले मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली मैंने आपकी जी की थी अभी थोड़े अर्से पहले, आपने अवार्ड दिए थे तो मैं वहां पे भी था, मैंने कोशिश की थी कि आपके पास आता, मगर मैं नहीं आ सका। कोई बात नहीं, अभी हमें ब्रेक पे जाना है जी। मैं ब्रेक से वापस आके फिर आपके सवाल के जवाब देना शुरू करता हूं। ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हूं आपको सीधा अपना जो लास्ट हमने सवाल लिया था ब्रेक से पहले, उसकी तरफ चलते हैं। साहब ने मुझसे सवाल ये पूछा कि उनको 10 साल की बेस पे ILR उन्होंने अप्लाई किया है, जो उनको मिल जानी चाहिए। उनकी डिपेंडेंट, उनकी वाइफ, और 2009 से वो उनकी डिपेंडेंट चलती आ रही है। सो उनको 5 साल 5.5 साल यहाँ पे गुजर गए उनके डिपेंडेंट के तौर पे। अब उनका सवाल ये था कि क्या उनके लिए डायरेक्टली इंडेफिनिट लीव अप्लाई की जा सकती है कि FLRM करने की जरूरत है। मेरा जवाब इसके ऊपर यह है कि उनको FLRM अप्लाई करना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है जी, क्योंकि मैं, बहुत सारे लोग इसके ऊपर डिफरेंट बातें करते रहते हैं। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बनती है मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप पहले FLRM अप्लाई करेंगे, जिसमें आपको 18,600 की इनकम की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। उसकी बेस पे आप उनके लिए जब अप्लाई करते हैं, जब उनको FLRM मिल जाती है, क्योंकि उनको 2 साल से ज़्यादा यहाँ पे गुजर चुके हैं, क्योंकि 9 जुलाई 2012 से पहले वो आपकी PBS डिपेंडेंट चल रही थी, इसलिए मेरा ओपिनियन ये है कि जब उनको FLRM पे स्टेटस मिल जाता है तो आप उससे अगले दिन बेशक जाके, अगर आप सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, तो आप उनके लिए जाके FLR कह रहा हूँ, SETM के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसमें उनकी सेटलमेंट हो सकती है। दूसरा सवाल आपका कि जी अगर FLRM करना है तो 18,600 की इनकम रिक्वायरमेंट के अंदर क्या कंबाइंड इनकम लग सकती है? बिल्कुल लग सकती है। आप दोनों की इनकम्स को ऐड करके 18,600 कंप्लीट कर सकते हैं। नंबर 3, आपने पूछा डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स में याद रखिए कि सेल्फ एम्प्लॉयड की डॉक्यूमेंट्स की पूरी एक लिस्ट दी गई है। आपको वो सारा कुछ करना है। आपको अपने टैक्स के डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट्स दिखानी है, अपनी इनवॉइसेस दिखानी है, आपको अपनी एवरेज दिखानी कि आपकी लास्ट 2 ईयर्स की इनकम क्या आ रही है। अगर लास्ट 2 ईयर्स की एवरेज के अंदर आपका वो इनकम थ्रेशोल्ड कंप्लीट हो जाता है, मीट कर जाता है, और उसका सारा प्रूफ आपके पास मौजूद है और अकाउंटेंट से भी कंफर्मेशन मिल जाती हैं, देन यू आर फाइन। और सर आई नो उसके ऊपर बहुत सारे डिफरेंट आपको ओपिनियंस मिलते हैं कि डिफरेंट सोलिसिटर्स डिफरेंट चीज़ें कह रहे हैं कि जी आपको FLRM करना चाहिए, या आपको सीधा नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना चाहिए, या आपको सीधा इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करना चाहिए। मेरा ओपिनियन जो है इसमें वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। बेस्ट ऑफ लक विद दैट। और जो भी हो मुझे बताइएगा जरूर। आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो हम उसको कैसे फ़ौरन ठीक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगला सवाल लेते जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब वालेकुम सलाम। बुखारी साहब क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैरियत, ठीक ठाक जी, बताइए। अच्छा बुखारी साहब मेरा एक क्वेश्चन है, प्लीज उसका तफसील के साथ जवाब दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। बताइए सर। मैंने बच्चों के बिहाफ पे अप्लाई किया था 2013 में, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। उसके बाद फिर अपील का राइट मिला, तो फिर फर्स्ट ट्रिब्यूनल में हियरिंग हुई तो वहां से जज ने रिफ्यूज कर दिया। तो फिर अपर ट्रिब्यूनल में गए तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, कि उन्होंने कंसीडर ही नहीं किया केस। उन्होंने कहा कि जो पहला फैसला वही है जी, ठीक है। तो अब हर पासे से रिफ्यूज हो गया, तो अब क्या सोची पे उनकी करिए। बच्चों की एजेस क्या है जी? बच्चा मेरा जो अभी 9 यहाँ पैदा है, 9 ईयर और 3 मंथ का हो गया। अच्छा, और एप्लीकेशन आपने कब की थी? 2013 में? बेटी जो 3 साल की। ठीक है, और एप्लीकेशन आपने की थी 2013 में? ठीक है जी सर, मैं आपको बताता हूँ। आपने जो चीज़ की, आपने 2013 में जब एप्लीकेशन की तो वो थोड़ा ज़्यादा जल्दी था। उसके बाद आपके बच्चे को बिल्कुल अभी 7 साल हुए होंगे तो आपने फ़ौरन अप्लाई कर दिया। शुरू में जब उन्होंने कानून को अप्लाई करना शुरू किया था तो इस चीज़ में कोई ऐसी कबाहत नहीं थी, कोई मुश्किल नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने उस चीज़ के ऊपर ज़रा कुछ मुश्किलात पैदा कर दी हैं। अब वो क्या कहते हैं कि जी 7 साल तो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर एक बच्चा यहाँ पैदा हुआ, उसके 7 साल कंप्लीट हो गए, उसकी बेसिस पे आप फौरन अप्लाई करना चाहते हैं कि जी इस बच्चे को यहाँ पे आप स्टेटस दे दिया जाए और उसके साथ उसकी फैमिली को स्टेटस दे दें, तो वो कहते हैं कि नहीं जी फैमिली के साथ बच्चे ने जाना है, अभी तो 7 साल का हुआ है, पहले 3-4 साल तो होश ही नहीं होती, अगले 3-4 साल उसको जो होश रही है वो भी इतनी कम है कि कहीं पर भी जाके सेटल हो सकता है, तो कोई मुश्किल नहीं।
उसके बजाय आप अगर बच्चे को आपके 9 साल गुजर गए होते, 9.5 साल गुजर गए होते और तब आपने एप्लीकेशन की होती तो शायद ज़्यादा बेहतर आपके लिए उसमें जवाब निकल सकता था। अब प्रॉब्लम यह है कि आप उसको अप्लाई तो कर चुके हैं, आपकी अपील भी हो चुकी है, अपील आपकी डिसमिस भी हो चुकी है। अब आपकी अपील की जो डिसमिसल के जो ग्राउंड्स हैं, आप जब उसको देखते हैं तो जज ने कहना है कि जो एविडेंस आपने दिया, यानी जो सबूत आपने पेश किए, उनके ऊपर उसका फैसला यह है कि उसने आपको रिफ्यूज किया। सही। अब आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप एक नई एप्लीकेशन करते हैं, नए सबूत लगा के, बेहतर सबूत लगा के, जिसमें आपके बच्चे की जिंदगी बेहतर और ज्यादा वाज़ेह तौर पे नजर आती है, जिससे कि पता चलता है कि उसको यहां से निकालना वाकई अनरीजनेबल होगा, तो वही जज या कोई और जज आपके केस को अप्रूव भी कर सकता है या होम ऑफिस की तरफ से भी अप्रूवल आ सकता है। सो मेरा ख्याल है जो आपके लिए बेहतरीन चीज बनती है, डिपेंड करता है कि आपकी रिफ्यूजल कब आया है। अगर तो आपका रिफ्यूजल पिछले हफ्ते आया है, फिर मैं कहूंगा अभी खामोशी से आप थोड़ी देर कोई और एप्लीकेशन डाल के, कोई फर्दर रिप्रेजेंटेशंस करके होम ऑफिस के साथ कोशिश कीजिए कि वो आपके केस को एक्सेप्ट कर लें। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर आपके केस को 2013 में ही रिफ्यूज कर दिया गया था, तो उसके बाद अब 1.5-2 साल और ऊपर गुजर चुके हैं, जिसके बाद आप कोई ना कोई एप्लीकेशन कर सकते हैं। सो सब डिपेंड करता है कि आपका टाइम कितना गुजरा अभी। अगर आपका ज्यादा टाइम नहीं गुजरा तो कुछ टाइम अभी रहने दीजिए। अगर बहुत टाइम गुजर चुका है, आपका रिफ्यूज हुआ है केस को, तो फिर मैं कहूंगा नई एप्लीकेशन तैयार करें, नया एविडेंस तैयार करें, अपने बच्चे का तमाम उसके अंदर, जिस तरह मैंने अभी पहले एक कॉल में बताया था, जो एविडेंस मैंने बताया था, उस तरह की सारी चीजें जमा कीजिए। क्योंकि वो सब कुछ जमा करने से आपको फायदा ये है कि आप कोर्ट में जाके जज के सामने बहस कर सकते हैं। अब होम ऑफिस का वकील आके कहेगा कि नहीं जी, अभी कुछ साल, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले इनको हमने रिफ्यूज किया था और कोर्ट ने भी रिफ्यूज किया था। उसमें आपका वकील जो होगा वो ये कहेगा बिल्कुल किया था, लेकिन वो रिफ्यूजल उस एविडेंस के ऊपर था जो उस वक्त पेश किया गया था। जो एविडेंस अब आपके सामने मौजूद है, इसको आपने कभी रिफ्यूज नहीं किया। सो इस एविडेंस के ऊपर नया फैसला बनता है। देवसीलन नाम का केस है जो ये कहता है कि हर जज ने जब कोई दूसरी अपील सुननी है तो उसने पिछली अपील के डिसीजन का, फैसले का पूरा उसने पास रख के उसके मुताबिक चलना है। ठीक है, कर लें, लेकिन जो आपका फैसला अब होना है उसके ऊपर जज को अब के एविडेंस के मुताबिक बात करनी है। ये अगेन आपके वकील के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपनी चीज को, किस तरह से अपनी बात को एक्सप्लेन करता है। लेकिन ये बात है बहुत जरूरी कि इसको सही तरह से एक्सप्लेन किया जाए कि आप इस काम को किस तरह से आगे लेके चलेंगे। ठीक है सर, बेस्ट ऑफ लक। अगले सवाल लेते हैं जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भाई मुझे ये मालूम करना था कि मैं 5 साल हो गए इस कंट्री में आए। मैंने आने से पहले वहाँ पे बेबी टॉप किया था, तो अब मैं यहाँ पे जो है ब्रिटिश सिटीजन हूँ, तो मैं बेबी को यहाँ पे बुलाना चाहती हूँ, तो लीगल तरीका कौन सा है? आप ब्रिटिश सिटीजन हैं, बेबी को आप छोड़ आई थी, बेबी की एज क्या है? अडॉप्टेड थी, अडॉप्ट किया हुआ था मैंने। अडॉप्ट किया हुआ था। और आप कब से छोड़कर आई हैं उसको? 5 साल से? 5 साल से, क्योंकि मेरा वीजा आ गया फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। और अडॉप्शन के बाद बच्चा कितनी देर आपके साथ रहा था? 1 साल तक। 1 साल तक, ओके। देखिए, अडॉप्शन की एक चीज याद रखिए कि अडॉप्शन में एक डिफैक्टो अडॉप्शन होती है, एक डिजोर अडॉप्शन होती है। डिजोर का मतलब होता है कि जो आपकी कानूनी तौर पे अडॉप्शन की जाती है। डिफैक्टो का मतलब है कि इनफैक्ट, यानी जो आपके जो सच्चाई है वो क्या है कि आपने उसको किस तरह से अडॉप्ट किया। अब आपके लिए इशू ये बन रहा है कि आपने उस बच्चे के साथ सिर्फ 1 साल गुजारा। सो आपकी जो डिफैक्टो अडॉप्शन का टाइम है वो बहुत कम है। आपने बेशक उसको वहाँ पे अडॉप्ट कर लिया, पाकिस्तान में तो खैर अडॉप्शन नहीं होती, वहाँ पे तो गार्डियनशिप वाली बात होती है। अगर अडॉप्शन आपने वापस एक दूसरे के साथ कोई लिखत पढ़त कर ली तो वो कानूनी तौर पे नहीं होती। सो डिजोर अडॉप्शन में आपको मुश्किल आएगी। आपको यहाँ पे जो चीज़ करनी है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि आपके पास एक प्रॉपर हाउसिंग है, आपकी एक नीड है जिसकी बेसिस पे आप उस बच्चे को यहाँ पे लेकर आना चाहती हैं। सेकंड चीज़ आपने ये प्रूव करनी है कि वो बच्चा वाकई आपके साथ इतना मानूस है कि आप उसको अपने साथ रख सकती हैं। जिसके लिए मैं जो आपको मशवरा दूंगा वो ये कि आप जाके उसके साथ कुछ टाइम गुजारें। आप जाके बच्चे के साथ रहें, उसके साथ कुछ 1.5-2 साल टाइम गुजार के उसके बाद आप उसको यहाँ पे लेकर आना चाहें तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। बिकॉज फिर आप प्रूव कर सकती हैं कि बच्चा वाकई आपके साथ इतना मानूस हो चुका है और बच्चा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो आपने 1 साल उसको अपने साथ रखा, 5 साल आपने यहाँ पे गुजारे, तो वो आपके साथ तो नहीं रहा। हाँ ठीक है, आप शायद उसको पैसे भेजती हों, शायद आप उसको लुक आफ्टर करती हों वहाँ पे, या आपकी इंस्ट्रक्शंस पे उसको लुक आफ्टर किया जाता हो,
वो सारी बातें हैं। लेकिन अगर बायोलॉजिकली वो आपका बच्चा नहीं है तो वो पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली आपके ऊपर नहीं आती। इसलिए मेरा मशवरा आपको जो होगा, या जो इसमें मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ मुझे, कि आप थोड़ा टाइम उसके साथ ज़्यादा गुजारिए बच्चे के साथ, और उसके बाद फिर आप उसको यहाँ पे अपनी होम वो सूटेबिलिटी रिपोर्ट तैयार करा के उसके बाद बच्चे को यहाँ पे लेकर आइएगा, ऑन द बेसिस के उसके बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं कि उसको अकेला छोड़ा जाए। जब वो यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ पे लीगली जो यूके लॉ के मुताबिक अडॉप्शन कीजिएगा, जिसमें आपकी होम सूटेबिलिटी रिपोर्ट से सारा कुछ शुरू होता है। काफ़ी टेक्निकल चीज़ है, मैंने कोशिश किया कि आपको एक उसका मुद्दा बयान कर दूं, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आई तो फिर मिल लीजिएगा, फिर इसको आगे देख लेंगे। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। बुखारी साहब, मैं 2013 में पासपोर्ट अप्लाई किया, ब्रिटिश पासपोर्ट। ठीक सर। 13 तो मेरे ड्राइविंग लाइसेंस से पॉइंट लगे सी 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸੀ। तो 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ अप्रैल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੇ अंदर तो यूके तो बाहर कितनी बार गया है। ठीक है। फिर मैंने उनको भेजी है, अपने पासपोर्ट के और पासपोर्ट भेज दिया। मैं 2 दफा गया हूँ, लेकिन 2 वीक के लिए गया था, वापस आ गया हूँ। अब उसके बाद 3 महीने हो गए, कोई जवाब नहीं दिया। मेरा ख्याल वो 2 साल हो गए, कोई जवाब नहीं दे रहे। क्या वजह क्या है, ये क्या हो सकता है? सर वजह क्या हो सकती है, इसमें मैं भी अपना सर खुजाने पे मजबूर हूँ, क्योंकि 2013 में जब आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते थे या नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करते थे तो इतना टाइम तो कभी भी नहीं लगता था। उस वक्त तो आपकी एप्लीकेशन 2-3 महीने में आ जाती थी। यकीनन आपकी एप्लीकेशन में या तो कोई कोताही रह गई होगी, कोई कमी रह गई होगी, या फिर कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ गड़बड़ हुई है और वो आपकी एप्लीकेशन बेचारी कहीं पड़ी रह गई है। इतनी देर ये तो नहीं ना कि 2013 से अभी तक बैठे हैं, वो रोज़ उसको आगे देखते हैं और उनको वो इतनी मुश्किल पड़ रही है कि वो फैसला नहीं कर सक रहे उसके ऊपर। ऐसी बात तो नहीं है। सो मेरा तो ख्याल है यही है कि आप अपने MP को इन्वॉल्व कीजिए बीच में, अपने MP से कहें कि ज़रा पता तो कराएं कि जी ये एप्लीकेशन मेरी कब की पड़ी हुई है, अभी तक इसके ऊपर फैसला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये कानूनी दाव पे तो इसमें कोई भी नहीं है। सिंपल बात यह है कि आपकी एप्लीकेशन को 2 साल रखने की कोई तुक नहीं बनती है। अगर वो कुछ चेक भी करना चाहते हैं, कुछ रिकन्फर्म करना चाहते हैं तो लिखें, आपको पता करें क्या है और बात को ख़त्म करें। ये चीज़ जो है कि जी 2 साल रख के बैठे में और कुछ जवाब नहीं दे रहे, उससे कोई सेंस नहीं बनती। मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं कोई सिस्टम में गलती हुई है। बेहतर है कि अपने MP को इन्वॉल्व कीजिए, उनको भी आप एक लेटर लिखें और होम ऑफिस वालों को भी कि जी मुझे इसका जवाब चाहिए और मुझे बताएं, मुझे एक्सप्लेन करें कि इतनी डिले किस चीज़ में हुई है, और MP से भी कहें कि वो एक्सप्लेनेशन मांगे कि डिले किस चीज़ में हो रही है। इतनी डिले किसी चीज़ की होनी नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, आपकी ट्रैफिक कन्विक्शन थी, जो कुछ भी था, अगर वो कोर्ट की तरफ से तो रिफ्यूज़ कर दें आपको। अगर रिफ्यूज़ नहीं कर रहे और आपकी फिक्स पेनल्टी था तो फिर रिफ्यूज़ करने वाली बात नहीं बनती। ये 2 साल रखने की क्या सेंस बनती है, मुझे नहीं समझ आती। इसलिए मैं कहूँगा कि जी आप शोर मचाएं इसके ऊपर, जो जो किया जा सकता है सब कुछ कीजिए। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। अली भाई क्या हाल है? से ठीक है अली भाई, मैंने आपको मेल भी किए थे अपने डॉक्यूमेंट, तो अच्छा मैंने आपको फ़ोन इस वजह से किया क्योंकि मेरी इस टाइम ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं अपॉइंटमेंट आपके साथ बुक कर सकूं जी। और दूसरी बात ये है कि मेरा आपने केस वगैरह पढ़ भी लिया होगा। मेरी वाइफ को 11 साल हो गए इस कंट्री में और मुझे तकरीबन 5 साल होने को आया। मैं स्टूडेंट आया था और वाइफ मेरी विजिटर आई थी 11 साल पहले। अच्छा ठीक है, तो मेरी वाइफ जो सी है वो इंडियन नेशनल है और मैं पाकिस्तान को, मेरी एक बच्ची बोन है इस कंट्री में। एज क्या है उसकी? मेरे साथ तकरीब जी वाइफ की एज, बच्ची की जी, या बच्ची की एज तकरीबन 2.25 साल की है वो। ओके ठीक है। और मैं जो जितना सा इस कंट्री में रहा हूँ, मैंने बिल भी पेड किए, कौंसल टैक्स भी पेड किया है और सारा कुछ, मतलब जितना कुछ मैंने किया है लीगली, मेरे पास टेनिस एग्रीमेंट वगैरह पड़े हुए हैं। ठीक है। अभी अब ये है आप कि मुझे मुझे बताइए सर, आपका सवाल क्या है? 500 किलो की तरफ से टीका लग चुका है। ओह। और जो सा ना मुझे उनका केस वैसे ही उन्होंने किसी और बेस पे मुझे बताया नहीं, रिफ्यूज करवा दिया। और मुझे इतना कानून का पता नहीं है, अभी थोड़ा सा मुझे पता लगा है इसके बारे में। अच्छा, अब आप मुझे बताइए आपका सवाल क्या है सर? तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी कोई इन्होंने मेरा ब्लड रिलेशन के बिहाफ पे इन्होंने कोई केस डाला था, मुझे बताया नहीं है। असल में कोई फैमिली इशू था सिस्टर की तरफ से, तो उस वजह से वो जब आप मिलेंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको तो सर फिर अभी आप बात को रोक देना। अब आप बार बार मिलने की बात करते हैं या पेपर्स की बात करते हैं, मैं यहाँ पे उस तरह से तो बात नहीं कर सकता। यहाँ तो मैं आपका सवाल सुन लूंगा, मैं आपको फौरन जवाब दे दूंगा। चलें अब आप जरा रुकिए, मैं आपको इतना बता देता हूँ कि आपने जो अपनी सिचुएशन मुझे अभी बताई है कि आपकी वाइफ भी यहाँ पे काफ़ी अरसे से हैं, आप भी यहाँ पे काफ़ी देर से हैं और दोनों का आपका इतना टाइम नहीं गुजरा कि हम कह सकें कि आपको इमिग्रेशन रूल्स के अंदर अभी आपको स्टेटस मिल सकता है।
प्लस आपने जो बच्ची का बताया, बच्ची की उम्र भी अभी 2.25 साल है, अभी आपकी वो वाली स्टेज नहीं है कि मैं आपसे कह सकूं कि आपका केस हो जाएगा। आप ठीक है यहाँ पे रहते रहे, आप कोई काउंसिल टैक्स पे करते रहे, आप बिल्स पे करते रहे, जो कुछ भी आप करते रहे, उसकी बेस पे सिर्फ आपको स्टेटस नहीं मिलेगा। अभी आपके केस में अभी वो डिफिकल्टी आ रही है कि जिसमें कि वो कहते हैं कि जी या तो आपको 20 साल गुजरे हों, वो आपका नहीं है, 18 और 25 साल के दरमियान उम्र हो और आपने आधी जिंदगी वहाँ गुजारी हो, वो भी नहीं, बच्चे वाला भी आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता। एक ही चीज़ आती है कि जी आप कहें कि जी मैं वापस जाके अपनी जगह सेटल नहीं हो सकता, उसके ऊपर ही किया जाएगा। अब आप कहेंगे जी वकीलों ने टीके लगाए हैं, अब उसमें यही है कि अगर आप किसी के पास जाते हैं, जो भी ह्यूमन राइट्स के ऊपर केस बन सकता है, चाहे वो वीक होगा, वो उसी के ऊपर आपके साथ आर्ग्यू कर सकेंगे ना चीज़ को। सो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि सर अपना केस बैठ के किसी अपने नज़दीक अपने किसी वकील से मशवरा कर लीजिएगा, जो आपको बैठ के प्रॉपर गाइड करें कि इसमें अभी आपका काम हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, और अगर नहीं हो सकता तो फिर कुछ और इंतजाम करें। ठीक है सर, आई एम वेरी सॉरी, मैं इससे बेहतर आपको इस पर अभी और कोई जवाब नहीं दे सकता। नाज़रीन, मेरा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, वो तो आपने देख लिया होगा। आप जवाब कोई लेना चाहते हैं, छोटा जवाब सवाल लिखेंगे तो आपको जवाब भी मिल जाएगा। अगले हफ्ते इंशाल्लाह इसी जगह से वो दोबारा मुलाकात होगी। कल इंशाल्लाह लोगों से इल्फर्ट में मुलाकात होगी, परसों साउथ हॉल में, और इंशाल्लाह थर्सडे को मैनचेस्टर में। टीवी पे इंशाल्लाह आपसे अगले मंडे इसी वक्त यहाँ पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। गुड इवनिंग एंड खुदा हाफिज़।